हाय गाइस। ये वीडियो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। कल आप लोगों का कोस्टिंग का एग्जाम है और काफी बच्चों ने मुझे बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की एक रिवीजन करवा दो सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बता दो थोड़ा सा। और ये पेपर में के लिए ना इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आएगा 8 से 10 नंबर का और बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। तो फटाफट से क्विकली रिवीजन या क्विकली मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ना दो टाइप की अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में दो टाइप की अकाउंटिंग रहती है। एक होती है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और एक होता है इंटीग्रेटेड। कहता है एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड, एक होता है इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में क्या फर्क है? अगर मान लो आपके कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब आपका कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो वो केस क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड अकाउंट। और अगर एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करते, मतलब उनका एक दूसरे के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कॉस्ट वाला अपना अलग काम करेगा, फाइनेंशियल वाला अपना अलग काम करेगा, तो वो क्या कहलाता है? नॉन इंटीग्रेटेड कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक, तो ये दोनों रहेंगे, एक नॉन इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड। ये दोनों अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो नॉन इंटीग्रेटेड में आ जाएगा, और अगर रिलेशन है तो वो इंटीग्रेटेड में आ जाएगा। हमने यहां पर एक रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, जो मैंने किसके साथ कवर करवाया था तुम्हें? कोशिश चैप्टर के साथ मैंने तुम्हें पढ़ाया था एक रिकंसिलिएशन नाम से कॉन्सेप्ट। रिकंसिलिएशन क्या होता था कि अगर मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आ रहा होगा, तो वो क्या उसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या पढ़ते थे? रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो सर एक बात बताओ, अगर हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है, अगर हमारे क्या है? इंटीग्रेटेड, यानी कि कॉस्ट और फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तो उस केस में डिफरेंस आने का चांस ही नहीं होता। अगर डिफरेंस आने का चांस नहीं है तो यानी कि इंटीग्रेटेड के केस में कोई भी रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। रिकंसिलिएशन की जरूरत किसमें पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड में रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ेगी, नॉन इंटीग्रेटेड में। यानी कि हम यहां पर दोनों के बारे में सीखेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, और तीसरी चीज जो यहां पर आएगी वो क्या होगी? रिकंसिलिएशन रहेगी। ठीक, लेकिन वो रिकंसिलिएशन किससे लिंक्ड है? सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड से। इंटीग्रेटेड में कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं आता। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन इंटीग्रेटेड की। नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में बात करें, नॉन इंटीग्रेटेड में हमें कुछ एंट्रीज पास करनी होती है। किसकी बुक्स में? कॉस्ट की बुक्स में। किसकी बुक्स में? कॉस्टिंग बुक्स में। हमें कॉस्टिंग बुक्स में कुछ एंट्रीज पास करनी होती है। जैसे अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो खरीदने की एंट्री क्या होगी? जनरली हम लोग जब नॉर्मली कुछ खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यहां पर क्योंकि हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो कॉस्टिंग में इस एंट्री को ना थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। परचेज अकाउंट की जगह क्या यूज कर लिया जाता है? स्टोर। इसको क्या जाता है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि मटेरियल किससे रिलेटेड है? स्टोर से रिलेटेड है। मटेरियल किससे रिलेटेड है? स्टोर से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और यहां पर क्रेडिट में क्या आया? बैंक। सर जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज, यानी कि यहां पर बैंक भी आ सकता है या फिर क्रेडिटर्स भी हो सकता है। बैंक हो चाहे क्रेडिटर हो, मतलब कोई भी एसेट हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, अगर मुझे उसकी एंट्री पास करनी है, असेट या लाइबिलिटी की, तो यहां पर ना एक टर्म यूज की जाती है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? हर एक अकाउंट के साथ कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि हम इसको रिकवर करने वाले हैं कस्टमर से। तो कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है, और जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज है उनके लिए कॉमन अकाउंट यूज किया जाता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके इलस्ट्रेशन समझाऊंगा कि कैसे सोल्व किया जाता है। देखो, तो यहां पर दो बात करेंगे। एक नॉन इंटीग्रेटेड की, कहते हैं वेयर cost and financial statements, financial accounting records are integrated, the system is evolved is known as integrated or integral accounting system. In case cost and financial account are kept separately,
अगर आपके बिल्कुल अलग रखे गए हैं दोनों के दोनों, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम माना जाएगा। वो हमारा क्या रहता है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की, जिसमें कॉस्ट अलग रहेगा और अकाउंट्स अलग रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल अलग रहेगा। यहां पर हम बात करते हैं, कहते हैं इसको एक और नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी माना जाता है। सिंपल सी बात है, यहां पर हमारी कॉस्टिंग की बुक्स बिल्कुल अलग है और फाइनेंशियल की बुक्स बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए हमने असेट्स और लायबिलिटीज के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हम अपने कॉस्टिंग के अंदर असेट्स लायबिलिटीज को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो, तो यहां पर प्रिंसिपल अकाउंट, क्या क्या अकाउंट बनेंगे, एक हमारा हुआ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर इसका दूसरा नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको क्या करते हैं, ये जस्ट किस लिए यूज हो रहा है, ताकि हम डबल एंट्री को कंप्लीट कर सकें। अगर हमने कॉस्टिंग के अंदर कोई एंट्री पास की, यानी कि अगर मैंने मटेरियल परचेज किया तो उसमें मैंने स्टोर लेजर को तो डेबिट कर दिया, बट मैं क्रेडिट किसको करूंगा, तो क्रेडिट में कुछ डालने के लिए हमारे पास होना चाहिए, तो वहां पर कैश या बैंक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है। यहां पर हम क्या कर देंगे, उसकी जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दोनों नाम यूज कर सकते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किसके लिए होता है, परचेज के लिए। अगर हमने मटेरियल खरीदा तो डेबिट हो जाएगा, और वही मटेरियल अगर मैंने रिटर्न कर दिया या फिर वो मटेरियल मैंने प्रोडक्शन में इशू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस, जब मैंने वेजेस पे किए तो वो डेबिट हो जाएगा, और वही वेजेस मैंने किस में, प्रोडक्शन में यूज कर लिए तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन या वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये भी सेम वही है कि जब हमने पे किया इसको तो डेबिट कर देंगे, और जब हमने उसको कस्टमर से रिकवर कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, इसमें सारे के सारे प्रोडक्शन की चीजें आती है, जैसे मटेरियल मैंने प्रोडक्शन में डाला, वेजेस मैंने प्रोडक्शन में डाले, ओवरहेड्स मैंने प्रोडक्शन में डाले, तो वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर्ड, ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये सारे इसमें सॉरी डेबिट हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट क्या होगा, जो वर्क इन प्रोग्रेस से हमारा सामान बन के तैयार हो गया वो हमारा क्या चला जाएगा, वो हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सर ये सब क्या है, थोड़ा सा ना रिवीजन के क्लास है तो आपने पहले से पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, वरना इसको ना अभी मैं इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तब तुम्हें बेटर तरीके से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, फिर सेम ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रहेगा, जो डेबिट होगा खर्चों से और क्रेडिट होगा रिकवरी से, कि अगर हमने खर्चे किए तो डेबिट और रिकवरी की तो क्रेडिट। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किस में चला जाएगा, डेबिट में आ जाएंगे, जितने भी हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस से आया सामान, और क्रेडिट क्या होगा, जो हमने इसको आगे खर्चा आगे फर्दर सेल के लिए भेजा। तो बेसिकली सर इतना सारा इनको अकाउंट्स को ना पढ़ के ना मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं इसका, ये वाला देखो। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल हुआ, वेजेस हुए और प्रोडक्शन ओवरहेड हुए, ये तीनों के तीनों खर्चे किसके अंदर गए, वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वेजेस मटेरियल और ओवरहेड किस में लगे होंगे, प्रोडक्शन में, तो वो प्रोडक्शन का मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगाए तो वो क्या आ गया, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स किससे हुए, वो सेल हो गए, तो सेल हुए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सेलिंग के खर्चे और मिल गए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारा बेसिकली पूरा प्रोसेस चलता है। अब इसको हम देखते हैं प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू भी कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, कहते हैं एज ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन अ फर्म्स कॉस्ट लेजर। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितना है, 3,01,435, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस है अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस दे दिया, फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट में बैलेंस दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, पांचों अकाउंट्स का बैलेंस दे दिया, और हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। फिर ये कुछ आइटम्स यानी कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, इन ट्रांजैक्शंस की हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। इन्हीं के लिए हमने क्या किया, जर्नल एंट्री पास की, राइट अप द अकाउंट्स एंड शेड्यूल द बैलेंसेस स्टार्टिंग व्हेन ईच व्हाट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट्स। मतलब क्या, पहले आपको अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है कॉस्टिंग के अंदर, और फिर उसके आपको क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखना, आपने क्या किया, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, यानी कि हमने फिनिश गुड्स बनाए। सर इस चैप्टर को करने के लिए ना एक अकाउंटिंग रूल हमेशा याद रखना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब हमारे पास फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गए कितने के, 2,10,000 के, तो कहां से आए होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में आए होंगे, तो फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास की, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, 2,10,835, 2,10,835। फिर
यहां पर क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड, इनकर किया है मतलब अभी खर्चा किया है, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, खर्चा। अगर आपने खर्चा किया है तो एंट्री क्या पास होती है, ओवरहेड्स टू कैश, लेकिन यहां पर कैश की जगह क्या करेंगे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सीएलसी। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 91510 91510, ये हो गया। फिर रॉ मटेरियल परचेज, क्या कहता है, रॉ मटेरियल परचेज, यानी कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो अगर खरीदा तो परचेज डेबिट होगा, परचेज की जगह क्या रहेगा, स्टोर लेजर रहेगा, परचेज की जगह क्या आएगा, स्टोर लेजर टू, स्टोर लेजर टू। कैश या क्रेडिटर्स होगा, कैश या क्रेडिटर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करा जाएगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 123 123। अब यहां पर लेबर दो टाइप की है, एक कहता है फैक्ट्री वेजेस और एक है हमारी इनडायरेक्ट वेजेस। कहते हैं फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, आप चाहो तो इनका इकट्ठी एंट्री पास कर दो या अलग अलग कर दो। तो सबसे पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट इन्होंने देखो इकट्ठी की हुई है, तो कैसे करेंगे देखना, दो टाइप की वेजेस पे करी हमने, एक फैक्ट्री की वेजेस और एक ये, तो टोटल वेजेस आएगा सबसे पहले वेजेस टू, कैश या बैंक आना चाहिए था लेकिन कैश या बैंक की जगह हम क्या लिखेंगे, सीएलसी, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दोनों को प्लस करके ये हो गया आई थिंक 72,195, 72,195, ये हमारा क्या हो गया, वेजेस टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक, अब इसमें जो ये फैक्ट्री वेजेस वाले हैं ना, ये फैक्ट्री वेजेस किस में चले जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो पहली एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस अकाउंट 50530, तो पहली एंट्री हो गई वेजेस कंट्रोल टू कोस्ट लेजर कंट्रोल 72195 72195। दूसरी वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस कंट्रोल 50530 50530। फिर इनडायरेक्ट लेबर, अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, ये डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये जो इनडायरेक्ट है ये किस में जाएगा, प्रोडक्शन के खर्चों में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल 21665 21665। फिर क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि हमने क्या किया, फिनिश गुड्स से गुड्स निकाल के किस में डाल दिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा टू फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स हो गया। कहता है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मटेरियल गया, तो यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, हमने वर्क इन प्रोग्रेस में यानी कि प्रोडक्शन में सामान डाल दिया, कहां से निकाल के, स्टोर से निकाल के, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो गया, स्टोर क्रेडिट हो गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर अकाउंट, ये हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। सर सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न की एंट्री होती है डेटर अकाउंट, सॉरी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब यहां पर डेटर की जगह क्या यूज करते हैं, सीएलसी, और सेल्स रिटर्न की जगह क्या यूज करेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास क्या हुआ, देखो दो चीजें हो गई, 7th पॉइंट था हमारा मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, फिर सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। हाँ, तो हमारे पास सेल्स वापस आ गई, यानी कि हमारे पास स्टॉक वापस आ गया, तो स्टॉक अगर वापस आ गया तो मेरा स्टॉक बढ़ गया। वैसे हम क्या करते हैं, सेल रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न मतलब सेल रिटर्न दिखाते हैं, बट यहां पर सेल्स रिटर्न की जगह पे हम क्या दिखाएंगे, स्टॉक वापस दिखाएंगे कि मेरे पास स्टॉक आ गया तो मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा, तो स्टॉक बढ़ा तो मैंने फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया। और टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमने क्या किया, बेसिकली जो अमाउंट सेल करी थी ना वो हमारे पास वापसी आ गई, तो उसकी कॉस्ट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करके हमने कॉस्ट को कम कर दिया। ठीक, ये हो गया। फिर मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हमने मटेरियल वापस भेज दिया किसको, सप्लायर को, तो ये एक टाइप से परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न में क्या होता है, क्रेडिटर तो डेबिट होता है, क्रेडिटर तो क्या होगा, डेबिट टू क्या, स्टोर, स्टोर आ जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, मटेरियल वापस करा। तो क्रेडिटर्स की जगह हम क्या यूज करते हैं, सीएलसी, तो सीएलसी टू स्टोर, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। और लास्ट में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, कहते हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को किस में डाला, प्रोडक्शन में चार्ज कर दिया, तो यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया, तो WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब इसी के उसने अकाउंट्स भी मांगे थे, तो हम अकाउंट बनाएंगे, एक तो सीएलसी का अकाउंट बनेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सारे अकाउंट बनेंगे और सबके पहले ओपनिंग बैलेंस डाल दिए जाएंगे। तो ये पांचों के ओपनिंग बैलेंस थे, ये पांचों के हमने क्या डाल दिए, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स में डाल दिए। देखो सबसे पहले सीएलसी का ओपनिंग बैलेंस आ गया, स्टोर लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, वेजेस का कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया और फिनिश गुड्स का आ गया।
ये पांचों के ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया, बाकी किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था। अब एक एक करके एंट्री देखते हैं। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस से पैसा निकल के, सामान निकल के फिनिश गुड्स में गया था, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कर दो, कितने का था 210835, तो वर्क इन प्रोग्रेस में कर दो क्रेडिट और फिनिश स्टॉक में कर दो डेबिट। ये फिनिश स्टॉक में क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक। सिमिलरली दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आया किससे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट हुआ और कॉस्ट लेजर क्रेडिट हुआ, तो कॉस्ट लेजर क्रेडिट और मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्या हो गया, डेबिट। ठीक, दो। फिर हम बात करें थर्ड एंट्री की। थर्ड क्या कहता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर डेबिट हुआ, सीएलसी क्रेडिट हुआ। स्टोर में आया सामान तो स्टोर क्या हुआ, डेबिट हो गया और सीएलसी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। ठीक। फिर फोर्थ एंट्री में वेजिस टू सीएलसी, वेजिस डेबिट सीएलसी क्रेडिट, तो सीएलसी में क्रेडिट हो गया और वेजिस में डेबिट हो गया। अब उसी के बाद दो एंट्रीज थी जिसमें कुछ पोर्शन हमारा गया था वर्क इन प्रोग्रेस में और कुछ पोर्शन गया था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, तो वर्क इन प्रोग्रेस और मैन्युफैक्चरिंग, तो वर्क इन प्रोग्रेस और मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों क्रेडिट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस में भी डेबिट। ठीक, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट हुआ, फिनिश स्टॉक में क्रेडिट हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या किया हमने, डेबिट, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट और फिनिश गुड्स में क्रेडिट, ये हो गया दो। नेक्स्ट फिनिश स्टॉक में डेबिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट हो रहा है, फिनिश गुड्स में डेबिट, ये रहा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट, ये रहा। ठीक। फिर उसके बाद सीएलसी में डेबिट, स्टोर में क्रेडिट, सीएलसी में क्या हो गया, डेबिट और स्टोर में क्या हुआ, क्रेडिट, तो सीएलसी और स्टोर, ये हो गया। और लास्ट वर्क इन प्रोग्रेस में गया कहां से, एक आई थिंक ये छोड़ दिया मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट हुआ, स्टोर लेजर से क्रेडिट हुआ, सिक्स एंट्री रह गई थी, वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट और स्टोर लेजर में डेबिट, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट, स्टोर लेजर में क्रेडिट, तो स्टोर लेजर में क्रेडिट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट हो गया। लास्ट वाली एंट्री क्या थी, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग कहां है, ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट और वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट। बस बाकी सबका फिर क्या कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, इसमें सब टिक हो गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, स्टोर लेजर में सब टिक हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो मैच ही हो जाएगा ये वाला अकाउंट, इसमें ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, इधर ये बैलेंसिंग फिगर, इधर ये बैलेंसिंग फिगर और इधर ये बैलेंसिंग फिगर, ये सब बैलेंसिंग फिगर आ गई और लास्ट में हमने उसको किस में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। सर अगर हमें डायरेक्ट अकाउंट बनाना हो तो भी बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, तो भी बहुत इजीली बन जाएगा, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखो ये सबके तो ओपनिंग बैलेंस है, आप सारे अकाउंट्स के अंदर क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंसेस डाल दोगे सब में, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसमें कोई ओपनिंग था नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया और ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक, बस, और एक ही ये वाला ओपनिंग आ गया, ये सारे क्या आ गए, ओपनिंग बैलेंस आ गए, ये सब क्या हुए, ओपनिंग बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कहता है कि हमने क्या क्या किया, सबसे पहले मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल खरीदने से हमारा स्टोर बढ़ गया होगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। मटेरियल परचेज किया तो परचेज करने से मेरा मटेरियल बढ़ गया, तो यानी कि स्टोर बढ़ गया, और सीएलसी को क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे, स्टोर लेजर में डेबिट कर देंगे और सीएलसी में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से बस सारी एंट्री जो हमने वहां पर जनरल एंट्री बनाई थी सेम वैसे यहां पर ये और इजी हो जाता है। कहता है हमने मटेरियल इशू कर दिया जॉब के लिए, मतलब प्रोडक्शन में मटेरियल भेज दिया, तो मेरा स्टोर कम हो गया और वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, स्टोर क्रेडिट, तो उसमें चला जाएगा। कहता है फैक्ट्री के मेंटेनेंस में डाल दिए कुछ मटेरियल, तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिए तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल, सेल्स में डाल दिए सेलिंग ओवरहेड टू मटेरियल। वेजेस के लिए वही सेम होगा, दोनों की एक एंट्री कर दो, वेजेस टू सीएलसी, और फिर ये डायरेक्ट वाले किस में भेज दो, वर्क इन प्रोग्रेस में, और इनडायरेक्ट वाले किस में भेज दो, प्रोडक्शन में। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी किस में चला जाएगा, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन ओवरहेड खर्चा किया इतना, उसमें से एब्जॉर्ब किया इतना, तो जितना खर्च किया वो प्रोडक्शन में डेबिट और टू सीएलसी, और जितना ओवरहेड एब्जॉर्ब किया कस्टमर से वो किस में चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन, वो हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन। सेम ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा किया तो एडमिन टू सीएलसी, और फिर इसको एलोकेट किया किस पे, प्रोडक्शन पे, तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या है, इतना हमने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेलिंग ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेलिंग टू प्रोडक्शन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग ओवरहेड टू सीएलसी, और रिकवर किया तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग।
फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, और सेल किए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। बस ये हमारा हो गएगा, लास्ट में सेल्स हम कुछ दिखाएंगे नहीं। ठीक, तो ये सारी एंट्रीज हमारी सारी जाती रहेगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। लास्ट में जब तुम सेल दिखाओगे ना, उससे तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा। सेल हो गई 14,43,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्टिंग पीएनएल में आ गया, बाकी बचाओ हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। बाकी बचाओ हमारा क्या रहा, प्रॉफिट आ गया, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा कॉस्टिंग अकाउंट। ठीक, तो ये होता है हमारा सारा का सारा नॉन इंटीग्रेटेड। इसमें सारी की सारी एंट्रीज डबल इफेक्ट बस डालते रहना होता है। और इंटीग्रेटेड में सर कोई फर्क नहीं है, इंटीग्रेटेड बिल्कुल सेम है, बस यहां पर एक जो हमने अकाउंट खोला था ना कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो नहीं आएगा। मतलब सर अगर हमने मटेरियल खरीदा तो हम क्या करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कैश या क्रेडिटर ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हम कॉस्ट और फाइनेंशियल को साथ साथ बना रहे हैं। अगर हम दोनों को साथ साथ बना रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। अगर दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो उस केस में हमारे कैश और क्रेडिटर्स में क्या रहेगा, कैश और क्रेडिटर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर कैश और क्रेडिटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे डेटर क्रेडिटर सब यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, स्टोर लेजर टू कैश या क्रेडिटर, तो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। फिर कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, तो ये क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, बिल्कुल सेम एंट्री जो हम नॉन इंटीग्रेटेड में करते थे, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। कहते हैं वेजिस पे करे हमने 1,20,000 के, तो वेजिस टू बैंक, तो वेजिस क्या हो जाएगा, वेजिस टू बैंक, बस कंट्रोल अकाउंट लगा देना इसके आगे। कहते हैं 30% इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन में कितना डाला 70%, 30% क्या हो गया इनडायरेक्ट, तो 70% 84 चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में चलेगा 36 और वर्क इन प्रोग्रेस में चलेगा 84, तो ये दोनों हो गई। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्च किए तो फैक्ट्री ओवरहेड टू बैंक हो जाएगा, और ये क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, ये सेल कर दिया तो डेटर टू सेल्स या डेटर टू कॉस्टिंग पीएनएल, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये जीरो है, इसमें कुछ है नहीं। रिसीट फ्रॉम डेटर तो डेटर टू बैंक, और पेमेंट टू क्रेडिटर तो क्रेडिटर टू कैश। ये नॉर्मल हम जो अकाउंट्स में एंट्री करते हैं वही सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक टू डेटर्स और डेटर्स टू क्रेडिटर्स टू बैंक। ठीक, ये डेटर टू सेल, ये तीनों एंट्री तो अकाउंट्स की हो गई, ये कॉस्टिंग में नहीं होती, बट क्योंकि हम इंटीग्रेटेड ही बना रहे हैं तो यहां पर हम तीनों की तीनों एंट्री पास करके दिखाएंगे। ठीक, तो बस ये था हमारा इंटीग्रेटेड वाला और वो था हमारा नॉन इंटीग्रेटेड वाला। एक बार इन दोनों अकाउंट्स को देख लो, इन दोनों को देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पिंग कर देना, व्हाट्सएप कर देना। थोड़ा सा मैंने स्पीड तेज रखी है क्योंकि ये रिवीजन थी, कोई डायरेक्ट क्लास नहीं थी, रिवीजन करवा रहा था मैं इस चीज की, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड को तेज रखा है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पिंग करके पूछ लेना। सर इसमें एक रिकंसिलिएशन भी कॉन्सेप्ट है, हालांकि उस रिकंसिलिएशन को मैं कोस्ट शीट के साथ करवाता हूं, तो उसको मैंने वहां पर बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोस्ट रिकंसिलिएशन में भी डाउट है तो मुझे बताना, फिर मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा किसके लिए, रिकंसिलिएशन के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।